जब एमबीबीएस में बच्चा जाता है तो वो हवा में उड़ता है। अब भाई पहली बार इतना पढ़ लिया, अब तो कॉलेज एंजॉय करना है, चिल करना है, कूल गाय बनना है, और फिर एग्जाम्स बेसिकली औकात दिखाते हैं जब बच्चा। इतनी मोटी किताब हम पूरे साल में नीट के लिए पढ़ते हैं, वही हम 3-4 दिन में खत्म करते हैं। जब मैं रात को वापस अपने कमरे की तरफ आई तो मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर एक गुड़िया रखी हुई है। फूल पत्तियों से सजाया था, नाखून वगैरह रखे थे और सिंदूर वगैरह था, तो मैं बहुत डर गई। पर बेसिकली चिट बनाना, ऐसा कुछ एमबीबीएस में भी कुछ सीन है ऐसा? तो हमने पढ़ा तो कुछ था नहीं इतना, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम बैठे थे, हम रात को पढ़ नहीं रहे थे, हम रात को चिट्स बना रहे थे। ओके। हर सक्सेसफुल डॉक्टर की एक इंस्पायरिंग जर्नी होती है, और आज मेरे इस फर्स्ट पॉडकास्ट में हम उस इंस्पायरिंग जर्नी के पीछे की मस्ती, मेहनत, सब कुछ जानेंगे। हम बात करेंगे डॉक्टर मानसी रैना से, जो कि मेरी ही स्टूडेंट रह चुकी है और नाउ शी इज़ इन एमबीबीएस थर्ड ईयर। और हम आज इस पॉडकास्ट में उससे जानेंगे, बात करेंगे कि एमबीबीएस की जर्नी कैसी होती है, एमबीबीएस में एडमिशन से पहले क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, एमबीबीएस के दौरान, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, हॉस्टल लाइफ एंड मौज मस्ती, सब कुछ। बाय द वे, माई सेल्फ मनीष, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर, और मेरी स्टूडेंट मानसी से हम डिस्कस करते हैं आज इस एमबीबीएस जर्नी के बारे में, इस इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में। वेलकम मानसी। थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, इस कन्वर्सेशन के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि हमारी इस कन्वर्सेशन से जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनको कुछ मोटिवेशन फील हो, थोड़ा फ़ायदा हो। हाँ, ये पॉडकास्ट जो है ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस के लिए इंस्पायर्ड हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका इस साल एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है, अब उन्हें कॉलेज मिलेगा, वो इन वीडियोस को देखेंगे, वो इंस्पायर होंगे, वो जानेंगे एग्जैक्टली कि एमबीबीएस की कहानी क्या है, एमबीबीएस की जर्नी क्या है। तो इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, बेसिकली क्या आपका एक्सपीरियंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मानसी की पर्सनल जर्नी से कि इससे एमबीबीएस के बारे में कैसे पता चला और कैसे ये इंस्पायर हुई डॉक्टर बनने के लिए। तो मानसी, फर्स्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का आपके लिए ये है कि एमबीबीएस चूज़ करने का आइडिया आपको कहाँ से मिला, और क्या ये आपकी खुद की चॉइस थी या फैमिली का इन्फ्लुएंस था? सच बोलो सर तो मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया। ओके। सब यही बोलते थे कि पढ़ाई में अच्छी है, ये तो डॉक्टर बनेगी। तो मैं मानती हूँ द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो सबने यही बोला, तो मुझे भी फिर वही होता गया कि ठीक है एमबीबीएस ही कर लेते हैं। कुछ मतलब मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि कुछ करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स और लोगों को जो आपको जानते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट किया एमबीबीएस करने के लिए, और फिर ये जर्नी आपने चूज़ हाँ की। जी। बहुत बढ़िया। और जब आपको एमबीबीएस एडमिशन लेटर मिला, उस दिन की फीलिंग कैसी थी? ये फीलिंग मुझे भी शायद थोड़ी बहुत याद है। तो उस दिन की फीलिंग कैसी थी जब आपको एमबीबीएस का एडमिशन लेटर मिला था? बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई पहले तो। और मैंने सबसे पहले आपको कॉल किया था क्योंकि उस दिन आपका बर्थडे था। हाँ, तो ये डेट 8 अगस्त, 8 हाँ, अगस्त। मेरा बर्थडे था, और एग्जैक्टली इवनिंग में मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके इंस्टीट्यूट से घर पहुंच ही रहा था, ऑलमोस्ट 5, जब तेरा कॉल आया था मेरे पास। तो उस दिन तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब एक लाइफ चेंज होने का वो टाइम था कि अब एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट होगी, अब बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी उस टाइम, और बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। और एमबीबीएस कॉलेज कैंपस को देख के भी एक अलग सी फीलिंग आई होगी। कैंपस बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा है मेरा कैंपस। एक बार सब लोगों को बता भी दो अपने कॉलेज का नाम। मैं डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा, जो कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश से, वहाँ से मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, और करेंटली आई एम इन थर्ड ईयर एमबीबीएस। हाँ, तो मैं भी कैंपस आया हूँ आपने पूरा कैंपस घुमाया था, तो कैंपस तो बहुत ही शानदार है इस कॉलेज का, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल, कैंपस, कॉलेज बहुत अच्छा है, जगह भी बहुत सुंदर है। लोकेशन बहुत अच्छी है, वेदर भी प्लीजेंट है, कुछ ऐसा ज़्यादा वो नहीं है, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे लोगों को जनरली अच्छे लोग ही मिलते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा एकेडमिक्स की तरफ। पर्सनल जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग थी। एकेडमिक्स में जब आपने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था, तब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में क्या डिफरेंस था? बाय द वे, एमबीबीएस में जब बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जाता है कि मैं डॉक्टर, थोड़ा कहीं ना कहीं एक यूनिक
प्रोफेशन है डॉक्टर, बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, बहुत मेहनत से एडमिशन मिलता है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी और वो रियलिटी चेक भी मिला होगा, तो वो कैसा था? तो जब फर्स्ट ईयर था एमबीबीएस, तो एक कॉलेज में आने का होता ही है, एक्साइटमेंट होती है, हाँ। अब हम कॉलेज जा रहे हैं, वो है। और एमबीबीएस बड़ी बात है, मतलब बहुत लोगों के लिए। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात तो अब नॉर्मल लगता है कि मैं भी वही कर रही हूँ, जैसे बाकी सब कुछ अलग अलग फील्ड्स में है, मैं भी ऐसी ही एक फील्ड है एमबीबीएस। है। ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, हम कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ अच्छा भी कुछ बड़ा भी, तो लगने लगता है हमने कुछ बड़ा नहीं किया, नॉर्मल ही है। नॉर्मल, अब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उस टाइम था कि वाह यार, मैं तो एमबीबीएस कर रही हूँ, मैं तो बहुत, मतलब इट्स अ वेरी लेकिन रिस्पेक्टेबल। थोड़ा तो फील होता होगा ना, 20 से 25 लाख बच्चों को compete करके बीट करके एक कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट सीट बेसिकली। गवर्नमेंट सीट हम्म। तो बड़ी बात है काफ़ी, उस टाइम भी बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद वहाँ आकर पता लगा कि कि हम अभी कहीं के नहीं हैं, हमारी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। मतलब हम एज अ एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनेंगे, बहुत रिस्पेक्टेबल भी होगा, एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बीइंग अ डॉक्टर। पर उस टाइम तो होता है ना कि हवा में होते हैं लोग, हाँ हाँ हाँ। तो वो वाला भी एरा था कि ठीक है, अब तो मैं एमबीबीएस कर रही हूँ। पर वहाँ जाके पता लगा कि फिर अपने सीनियर्स को देखा, उनकी कंडीशंस देखी, उन्होंने फिर जब हमें सिखाया तब पता रियलिटी लगा चेक मिला कि बेसिकली। हम कुछ भी नहीं है अभी, अभी तो नए नए आए हैं और मैं अपनी जगह की टॉपर हो सकती हूँ, लेकिन वहाँ हर जगह के टॉपर्स आए हैं। हाँ, तो बेसिकली जो हम सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करके गए हैं, फिर तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुमसे भी ऊपर लेवल के बच्चे हैं, भरे पड़े हैं बेसिकली। सौ में मतलब हम्म। सब मेहनत करके ही आए हैं, हाँ। मैंने कुछ अलग नहीं किया है। हाँ, मैं डिफरेंशिएट हुई 25 लाख बच्चों से, जितने भी बच्चों ने पेपर लिया। लेकिन उन टॉप लेयर में तो टॉप, बराबर ही हो। हाँ, मतलब उस टाइम तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ आ गई, मतलब मैं तो इनसे कम्पीट करने लायक भी नहीं हूँ, ये तो इतना पढ़ते हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, तो वो सब भी लगता था। लेकिन फिर अडेप्ट कर ही लेते हैं सब बच्चे कि हाँ पढ़ना तो है ही, Time मेहनत। हाँ, बराबर हो जाता है। एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपका एमबीबीएस 2 साल, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, और अब थर्ड ईयर में आप आ गए हो, तो सबसे ज़्यादा लर्निंग फेज कौन सा रहा? वैसे तो पूरी जर्नी ही बहुत ही लर्निंग हाँ, लाइफ मुझे। इज अ लर्निंग। एग्जैक्टली तो मतलब एक तो वो फेस चेंज हुआ, जैसे क्योंकि डिफरेंट, मैं दिल्ली से ही हूँ, तो दिल्ली से हिमाचल जाना इज़ अ न्यू प्लेस, और फिर उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। पढ़ाई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड ईयर तो मोस्टली वाज रोट लर्निंग, तुम रटते जाओ, किताब पढ़ते जाओ। ऐसा भी मैंने सुना है बहुत बच्चों से, फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा बैक आती है, बीटेक में भी और एमबीबीएस में भी, क्योंकि शायद बच्चा जनरली आई थिंक 50 60 80% बच्चे तो ड्रॉप लेते ही हैं एमबीबीएस के लिए, ट्वेल्थ के साथ थोड़ा टफ हो जाता है। और फिर जब एमबीबीएस में बच्चा जाता है तो वो हवा में उड़ता है, अब भाई पहली बार इतना पढ़ लिया, अब तो कॉलेज एंजॉय करना है, चिल करना है, कूल गाय बनना है, और फिर एग्जाम्स बेसिकली औकात दिखाते हैं जब बच्चा Exactly. बैक आती है बहुत। मतलब फर्स्ट ईयर तुम्हारा रियलिटी चेक देता है कि तुम जमीन पे आ जाओ, बहुत उड़ लिए तुम। हाँ, और 50% लाना भी बहुत मुश्किल होता है। हम लिटरली जब हमारे 100 में से 51 भी आते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं कि हम पास हो गए एटलीस्ट। मुझे एक वो भी इंसिडेंस याद है कि आप सेकंड ईयर में थे और मेरी एक स्टूडेंट थी तनीषा वानी, मैंने नंबर दिया था हाँ जी। आपका कि बात करके गाइड कर दो, और फिर आपने बताया कि सर वो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, सब बच्चे ही होते हैं टॉप करना चाहते हैं, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो पता चलता है कि भैया अभी पास हो जाए, ये बड़ी बात है, 60% स्कोर करो, बड़ी बात है, धीरे धीरे अडेप्ट करोगे। एग्जैक्टली मतलब पढ़ाई आसान तो है नहीं। हाँ। जैसे नीट की, अगर आप, अब तो बायोलॉजी की बुक बहुत पतली हो गई है, नॉर्मल जितनी बुक थी उतनी तो हम एग्जाम से 3-4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं, मतलब एक रात के अंदर भी हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए तो तुम डॉक्टर बनने वाले हो। मतलब वही डिफरेंस है कि जो किताब, जितनी मोटी किताब हम पूरे साल में नीट के लिए पढ़ते हैं, वही हम 3-4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो वो सब वो करना पड़ता है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत वो होता है, मतलब काफ़ी मुश्किल होता है, हाँ, ये तो बट अडाप्ट करना पड़ता है। फिर जब आप एमबीबीएस में आ गए तो वो आदत 12th हो क्लास जाती है। एवोल्यूशन एडेप्टेशन। एग्जैक्टली
जो अडेप्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है, जो बच्चे जानना चाहेंगे और भी बहुत सारे लोग, एग्जाम के टाइम आपका स्टडी रूटीन नॉर्मल डेज से कितना डिफरेंट होता है? जो आपने भी थोड़ा बहुत बताया कि एग्जाम के टाइम 3-3 दिन में एक बुक खत्म करते हो, तो नॉर्मल डेज में कितना पढ़ते हो और एग्जाम डेज में कितना पढ़ते हैं? एमबीबीएस के सब बच्चे ही, आप हॉस्टल लाइफ में रह के अंदाजा हो जाता है कि कितना और बच्चे कितना पढ़ते हैं एग्जाम से पहले नॉर्मली और एग्जाम्स वाले दिन। तो एग्ज़ाम से पहले जब नॉर्मल हमारी क्लासेस होती हैं तो कोशिश करते हैं कि हम सारे ही मोस्टली कि एटलीस्ट 2 घंटा पढ़े। ज़्यादा इतना वो हासिल मतलब करने की एमबीबीएस के बच्चे भी 2 घंटे ही 2 पढ़ते हैं घंटे नॉर्मली। हम जो एक हाइप बना रखी है भाई एमबीबीएस करने के लिए तो दिन रात पढ़ना पड़ता है, 10-10 घंटे एग्ज़ाम से पढ़ते हैं। पहले। ये एग्जाम से पहले की एग्ज़ाम हाइप से है। पहले। ओके। तो नॉर्मली देखो आप रेगुलर पढ़ोगे ना तो एग्जाम्स में इतनी टेंशन नहीं होगी और इजी भी हो जाएगा पढ़ना। तो नॉर्मली जैसे हम क्लासेस के बाद आते हैं, हमारी 4 बजे तक क्लासेस हुई, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर किया या कुछ भी, उसके बाद फिर 2 घंटे पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो अच्छे से, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्लास से रिवाइज करो तुमने क्या पढ़ा। तो अब जो भी बच्चे नीट 2025 दे के अब एडमिशन ले रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में, मेरे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी काउंसलिंग की है, जिन्हें पढ़ाया है दिल्ली में हर जगह ही, तो उन बच्चों के लिए लेसन है कहीं ना कहीं भाई अभी से 2-2 घंटे तो पढ़ते ही रहना, कहीं पढ़ना, बिल्कुल हवा में चले जाओ। ज़ीरो तो अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो फिर तो रह जाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा लास्ट में कोप अप करना, क्योंकि सिलेबस सच में बहुत ज़्यादा होता है, नहीं कवर कर पाते। तो थोड़ा अगर तुम रोज़ भी पढ़ोगे ना, 2-2 घंटे पढ़ो, जैसे भी तुम्हारा पढ़ने का स्टाइल है, थोड़ा बहुत पढ़ो। एग्ज़ाम से पहले तो जैसे 1 हफ्ता पहले फिर होता है कि नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब तो ज़्यादा पढ़ना अब ज़्यादा एग्ज़ैक्टली ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब पूरा दिन भी पढ़ा है, नहीं सोते थे रात को, कॉफ़ीज़ पे रहते थे, चॉकलेट्स पे रहते थे। एक साथ अगर जैसे मैं अगर सो गई, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी कि प्लीज़ मुझे इतने बजे उठा दियो। फिर वो मुझे कॉल करके उठाती थी, मैं उस टाइम पढ़ती थी और फिर वो सो जाती थी। फिर मैं उसको कॉल करती थी कि अब तो उठ अब पढ़। तो मतलब ये थोड़ा बहुत सोना-जागना कम, स्लीप टाइम थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सिर्फ एग्जाम्स के दौरान। सिर्फ एग्ज़ाम्स के दौरान, अभी फ़िलहाल फर्स्ट सेकंड ईयर। ओके ओके ओके। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों, और सबसे टफ सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट अभी तक पैथोलॉजी है। ओके। क्योंकि पैथोलॉजी इज़ बेसिकली अबाउट डिजीज़ प्रोग्रेशन कैसे है, जो भी जितने भी कैंसर्स होते हैं उनका पैथोजेनेसिस क्या है, कितनी जो भी बीमारी है उनका पैथोजेनेसिस क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में भी यही होता है कि कोई इन्फेक्शन होता है तो आगे कैसे स्प्रेड होता है, कैसे पूरी बॉडी में जाता है। तो बेसिकली मुझे ये सब्जेक्ट्स थोड़े लॉजिकल लगते हैं। टफेस्ट। जब एग्जाम में लिखना होता है तो इजी रहता है थोड़ा कि अपने, क्योंकि जब एक पता होता है, जब हाँ। तुम्हें समझ आ जाता है तो फिर तुम लिख पाते हो कि क्या है। एग्जैक्टली। टफेस्ट मुझे फार्माकोलॉजी लगता है, क्योंकि ड्रग्स के बहुत सारे नाम हैं और वो मुझे आते दवाइयाँ रटना बेसिकली एग्जैक्टली। वो बहुत टफ है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं ना कहीं और टफ हो जाते हैं। हाँ, मतलब एक जैसे नाम होते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो अच्छा, जाता और बहुत सारे बच्चे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि एमबीबीएस 4.5 ईयर्स की होती है, ये ऑलमोस्ट सबको पता है, और 1 ईयर इंटर्नशिप। लेकिन 4.5 ईयर्स में फर्स्ट ईयर कितने ड्यूरेशन, सेकेंड ईयर कितने ड्यूरेशन, थर्ड ईयर कितना ड्यूरेशन एंड फाइनल ईयर कितना ड्यूरेशन? तो एनएमसी ने चेंजेस तो करे हैं, हाँ। ईयर टू ईयर वो चेंजेस करते रहते एग्जैक्ट। हैं। फर्स्ट सेकंड ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड हाँ ईयर। जी। ओके। देन थर्ड ईयर जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, अराउंड 10 to 11 मंथ्स। जो फाइनल ईयर है वो हमारा 1.5 ईयर तक चला जाता है। मतलब लॉन्गेस्ट इज फाइनल। दिस इज द फाइनल ईयर, क्योंकि 11 सब्जेक्ट्स आते लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हैं या हाँ। उसमें 11 सब्जेक्ट्स आते हैं तो फिर टाइम लगता है। एंड देन 1 ईयर की इंटर्नशिप। 1 ईयर की इंटर्नशिप जिसमें बेसिकली आपको चेक मिलता है पूरी इंटर्नशिप के बाद एक साथ। हाँ, हाँ। तो उसमें आप डॉक्टर की तरह। हाँ, फिर आपको थोड़ा डॉक्टर का दर्जा मिलना शुरू हो जाएगा इंटर्नशिप में। तो नेक्स्ट, अभी तक का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ जवाब सुनने को मिल रहे हैं डॉक्टर मानसी से। आपने कभी एग्जाम में लास्ट मिनट जुगाड़ का यूज़ किया है, जैसे एक 1 नाइट बिफोर एग्जाम, बिफोर रिवीजन, या फर्रे बेसिकली चिट बनाना, ऐसा कुछ एमबीबीएस में भी कुछ सीन है ऐसा? हाँ, होता है। अच्छा। हम सोचते थे 11th 12th या बीटेक के बच्चे ज़्यादा बदमाश होते हैं, सर वही करते हैं। नहीं, हमने भी बहुत कोशिश की है, अच्छा, फर्स्ट ईयर में किया तो था। कोशिश सक्सेसफुल भी हुई कभी? सक्सेसफुल प्रैक्टिकल्स में तो हुई थी। अच्छा, प्रैक्टिकल्स में हुई थी, तो भाई ये पॉडकास्ट अगर आपके डीन या कॉलेज तक गया तो कुछ एक्शन ना हो मानसी पे। हाँ। तो हमारा जो प्रैक्टिकल था बायोकेमिस्ट्री का,
तो हमने पढ़ा तो कुछ था नहीं इतना, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम बैठे थे, हम रात को पढ़ नहीं रहे थे, हम रात को चिट्स बना रहे थे। ओके। और फिर चल गई वो मीन्स? थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत देखा, फिर बाद में फेंक दी हमने, अच्छा, फिर लेकिन हमारा सब स्मूथली चला गया जितना पढ़ा था बहुत उसके बढ़िया। हिसाब से। अच्छा, ये प्रैक्टिकल्स में जैसे चल जाते हैं, वैसे फाइनल्स में भी होता है कुछ? फाइनेंस में मुश्किल होता है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। ट्राई करने वाले बेसिकली ट्राई ट्राई कर करने लेते वाले हैं। कर सकते हैं, बट ओके। फिर डिपेंड्स कि तुम्हारा एग्जामिनर कौन है, क्या पता वो फिर क्या कर दे। और स्ट्रिक्ट एक्शंस? स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, हमारे कॉलेज भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है, ऐसा नहीं है, मतलब ले लेता है। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं एकेडमिक से मोटिवेशन एंड चैलेंजेस की तरफ, कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, एंड उस जर्नी के दौरान क्या क्या आपने फेस किया। तो इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा ये, एमबीबीएस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रेशर आपने कब फील किया? अभी बाय द वे ओनली 2 इयर्स हुए हैं, थर्ड ईयर में भी एंट्री की है, तो इन 2 साल में कभी कोई ऐसा फेज जब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील किया हो? जब मैं आई थी फर्स्ट ईयर में, तब मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी दूसरों को, खुद को दूसरों के साथ, कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ती है, इसको तो ये भी आता है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब मैं मुझे क्या जितना करूँ। याद है, आप मेरे पास 11th 12th एंड देन ड्रॉपर बैच में थे, और इन 3 सालों में आप जितना कोई पढ़ता नहीं था उस बैच में, मतलब यू आर अमंग दी टॉप, कि हाँ अच्छे से पढ़ना है पढ़ना है। देन आप रात को 11 बजे डाउट भेज दिया, सर बता देना, तो ऐसा सो ही जाती चलता। थी कि सुबह तक आ हाँ, जाएगा सुबह तक रिप्लाई। रिप्लाई आ जाएगा। फिर सुबह और आप और आपकी फ्रेंड वंशिका सब इकट्ठे पढ़ते थे और कई बार सेम डाउट्स भेजते थे। तो फिर आप इतना पढ़ने के बाद आपको और अच्छे लेवल के बच्चे मिले जो आपसे ज़्यादा ही पढ़ते थे। मतलब मैं अगर अपने रीजन की टॉपर हूँ, तो वो भी अपने अपने रीजन के हाँ, टॉपर्स है। एग्जैक्टली। तो अब मैं उस क्राउड में जब रहूंगी, तो मुझे नेचुरली कंपैरिजन फील हाँ, हुआ। कंपैरिजन वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हाँ, अनड्यू प्रेशर तो क्रिएट होता ही एग्जैक्टली। है। तो मैं करती भी ज़्यादा थी, मेरी थोड़ी सी ये था नेगेटिव पॉइंट कि मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर स्टार्टिंग में करने लग गई थी, कि यार इसको ये भी आता है वो भी आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डीमोटिवेटेड फील होता था, फिर मैं और ज़्यादा पढ़ने लगती थी, फिर मेरे को नींद भी नहीं आती थी, सिर दर्द होता था। बट धीरे धीरे पता लगा कि सब एक ही लेवल पर आ जाते हैं, और आपका भी लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है। मतलब आप जब उस इन्वायरमेंट पे अडाप्ट होने लग जाते हो, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगती हैं। एमबीबीएस का तो ये प्रेशर था, बाकी ड्रॉप ईयर जब लिया था, वो हाँ, अलग ड्रॉप का प्रेशर तो था। प्रेशर था, मुझे याद है वो दिन भी, कि हमने इंस्टीट्यूट बुलाया था आपको और आप जूनियर से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो आपने बोला था 12th क्लास के बच्चों को स्पेशली कि भाई जितना अपना 100% दे सकते हो अभी दे दो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में एक प्रेशर तो फील होगा कि इस साल नहीं हुआ हुआ, तो बहुत सिचुएशंस आती हैं। ओके, बहुत बेहतरीन मानसी। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया है कि लगा हो एमबीबीएस छोड़ दूं? अगर हाँ, तो उस फेज को कैसे ओवरकम किया? वैसे ऐसा मोमेंट मैंने कई बच्चों से सुना भी है कि ऐसा बोलते हैं कि भैया नहीं हो पाएगा। ऐसे भी फेजेस आते हैं क्या? आ जाते हैं कभी कभी, अच्छा। काफ़ी, कभी पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, कभी नहीं पढ़ा फॉर एग्जांपल, और एक रात में ही सब कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं याद हो रहा, तो लगता है यार मैं कहाँ फंस गई, क्यों मेरे मन में आया एमबीबीएस लेने का, मैं क्यों कर रही हूँ। नहीं, लेकिन छोड़ने का मैं जितना आपको छोड़ने का जानता नहीं हूँ, आई आया, ट्रस्ट यू, आपके मन में तो नहीं आ सकता। छोड़ने का तो नहीं आया, मतलब अब था कि अब एक बार इसमें घुस गए तो कंप्लीट करके ही निकलेंगे, तो छोड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये मेरा ही डिसीजन था एमबीबीएस लेने का। एग्जैक्टली। और आई थिंक जितने भी बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं अभी, कभी आ भी जाता है मन में, तो वो तो हर सिचुएशन में आएगा ही। कुछ और भी करोगे तो भी कुछ आएगा, तो ओवरकम करना ही ज़रूरी है। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन वही बेस्ट है कि तुम कैसे ओवरकम करते हो। प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएंगी लाइफ में। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। ओके, जब डीमोटिवेशन आता है आप अपने आप को कैसे उठाती हो? इसका आंसर मैं भी दूंगा, कि क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कैंपस जब घूमने आया था तो भी बताया था आपने, कि जब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हो आप, इसका बता रहा हूँ मैं, सबके अपने अपने कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। मानसी अक्सर इसने अपने हॉस्टल रूम में कान्हा जी की एक जगह फ़ोटो रखी है, पूरी मूर्ति, और ये बहुत मानती है, बहुत बढ़िया बच्ची है। तो ये अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करती है और फिर छोड़ देती है कि जो होगा भगवान आपके क्या है, रहेगा। आप देखना, मैंने आपको बता दिया, ऐसा ही कुछ। हाँ, ये भी मैं बहुत करती हूँ। और कुछ भी डिमोटिवेशन को ओवरकम करने के लिए? मैं मम्मा से बात करती हूँ, मैं जब भी मुझे कुछ होता है, टेंशन हो रही है, नहीं समझ आ रहा, मैं सीधे मम्मा को फ़ोन उठाती हूँ, बहुत बढ़िया। कि मम्मा एटलीस्ट इज कहीं ना कहीं सबकी बेस्ट फ्रेंड। एग्जैक्टली
शी इज़ द ओनली फ्रेंड। तो सारा मैं मतलब एम्प्टी कर लेती हूँ खुद को, सारा टेंशन रिलीव कर लिया। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने के बाद खुद ही कुछ ना कुछ समझ आने लगता है कि अब कैसे करना है। हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कौन इंस्पायर करता है? कोई डॉक्टर, टीचर या फैमिली मेंबर? मेरे किस आसपास जितने भी लोग हैं सबसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता ही है, अपने जूनियर से भी, सीनियर से भी, टीचर से भी, बैचमेट से भी। तो सीखने को सबसे मिलता है। मेरी एक इंस्पिरेशन है डॉक्टर राकेश दुआ, जो कि एमसीएस है न्यूरो सर्जरी में। ओके। तो उन्होंने मेरी नानी का ऑपरेशन किया था। तो अब वो बहुत अच्छी हैं वैसे नानी मेरी अब। तो उनको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन फील होता है मुझे, और मैं भी चाहती हूँ कि एक ना एक टाइम मैं भी वैसी डॉक्टर बन पाऊँ। बहुत बेहतरीन। ये तो ये तो सच ही है, डॉक्टर बन के एक भगवान का दर्जे वाली जॉब तो है ही। आप किसी की, हम ऐसे बात करते हैं कि हम किसी की थोड़ी सी भी हेल्प करें तो भी बहुत खुशी मिलती है, और आप तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स लोग जान ही बचा रहे हैं, हम बहुत हेल्प कर रहे हैं। हाँ, इस बात की फीस है, वो तो भाई खाने पीने के बिना तो दुनिया में किसी का कुछ नहीं चलना, तो फीस तो हर चीज़ की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉलेज फन की तरफ। Okay. तो क्योंकि एमबीबीएस हो, बीटेक हो, कॉलेज तो कोई सा भी हो, हॉस्टल लाइफ और कॉलेज में मौज मस्ती ना हो तो वो कॉलेज कॉलेज नहीं होता। तो हॉस्टल कॉलेज लाइफ का एक ऐसा यादगार या फनी मोमेंट जो हमेशा याद रहेगा, या अभी तक याद होगा और आगे भी याद रहेगा ही। तो हॉस्टल लाइफ तो वैसे ही बहुत फन होती है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, हम लोग मूवी देख रहे थे, मैं अपनी फ्रेंड के रूम में थी, हम 3-4 फ्रेंड्स एक रूम में थे, हम मूवी देख रहे थे। एंड देन जब मैं रात को वापस अपने कमरे की तरफ आई तो मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर एक गुड़िया रखी हुई है। जादू टोना, जादू टोना काइंड ऑफ। ये एक बार फूल शायद बताया पत्तियाँ, था। हाँ, हाँ। फूल पत्तियों से सजाया था, नाखून वगैरह रखे थे, और सिंदूर वगैरह था। तो मैं बहुत डर गई। मैं क्या डरी, मेरे पूरे फ्लोर वाले डर गए। अच्छा। सबने अपनी मम्मियों को भी फ़ोन किया कि मम्मा ऐसे मेरे फ्लोर पे ये हो गया है, अब क्या करें। तो हम बहुत पैनिक हो गए थे उस टाइम। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब उनको, वार्डन को कॉल करते हैं कि अब कैसे मैं अपने कमरे में भी कैसे जाऊँ, क्या पता किसी ने सच में कर दिया हो। बाद में पता चला ये इट वाज जस्ट अ प्रैंक, ओके। बट वो बहुत डरावनी गुड़िया थी। हाँ, तो जितना मैं जानता हूँ, आप बहुत गुस्से वाले हो, 11 12, तो जिसने भी वो प्रैंक किया तो वो डरा, आपसे नहीं डरा? मैंने बहुत डांटा उसको, मैंने अच्छा। बहुत सुनाया, बहुत डांटा, बहुत सुनाया, डांटा। फिर लड़ाई हो गई? लड़ाई की मैंने कि क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया। अच्छा। तो फिर काफ़ी डांटा उसको, फिर बट फिर सेटल हो गया सब। सॉल्व हो गई कोई बात फाइनली। नहीं, हाँ। यही अच्छी बात है हॉस्टल की। नेक्स्ट, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स का आपकी जर्नी में क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत फ्रेंड्स, मतलब मम्मा पापा, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, हॉस्टल मेट्स, रूममेट्स, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हॉस्टल में मैंने एक बात सुनी है हॉस्टल के बारे में, कि हॉस्टल लाइफ तो मैं सिखा देती है जीवन में कैसे रहना चाहिए, एग्जैक्ट। ज़रूरी पॉइंट्स पे सेल्फिश भी बनना चाहिए, ये हॉस्टल लाइफ सिखा देती है। तो आपके बैचमेट्स और फ्रेंड्स का क्या रोल था आपकी लाइफ में इस जर्नी में? तो 2 साल में काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये तो मैं भी देख पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ओवर फ्रेंडली भी थी, मैं खुद से ज़्यादा दूसरों को टाइम देती हूँ अभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बट स्टिल देखो, जब भी अपने फ्रेंड्स बनाओ ना, बहुत सोच समझ के बनाना। एवरीवन इज नॉट योर फ्रेंड। एग्जैक्टली। बैचमेट्स को बैचमेट्स भी बोलना चाहिए, हम्म। एवरीवन इज़ नॉट योर फ्रेंड। एग्जैक्टली। तो बहुत ध्यान से अपने दोस्त बनाओ, क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम रहते हो ना, तुम वैसे ही बाद में बन जाते हो। तुम्हें अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। दोस्ती यारी तो होती रहेगी, दोस्ती यारी होती जिस रहती लिए है। आए हो पहले वो काम Exactly. प्रायोरिटी है। और हर एक चीज़ का ना, मतलब एक फ्रेंड पे मत थोपना कि इसी के साथ हमेशा रहना है। तुम्हारे हर एक फेज़ के लिए, हर एक जर्नी के लिए तुम्हारे अलग अलग फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइज कॉलेज करनी लाइफ में चाहिए। तो होता ही है, स्टार्टिंग में एक बड़ा ग्रुप फ्रेंड्स हम का जब बना और आए थे ना फाइनली फर्स्ट जाते ईयर में, जाते हम अराउंड 8-10 बच्चे थे, हमारा झुंड था पूरा, हम जहाँ भी जाते थे, घूमने भी साथ जाते थे, जाते थे। साथ जाते थे। अब हम 2 या 3 रह गए हैं जो साथ में रहते हैं। तो नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए इस चीज़ को। और फ्रेंडशिप ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है,
लेकिन अपनी सेल्फ ग्रोथ पे पहले ध्यान देना। पहले तुम खुद को फुलफिल करो, उसके बाद किसी और को करना। बस इस चीज़ का लेकिन ध्यान रखना। उन फ्रेंड्स का जो 8-10 थे या जो अभी 2-3 हैं, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल कहीं ना कहीं रहा होगा। हाँ, हर चीज एक लर्निंग हर किसी से लर्निंग होती ही रहती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा। एग्जैक्टली मतलब सब कुछ सीखने को मिलता है। जब तुम्हारे 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, तो कुछ प्रोस कॉन्स भी होता है, तुम्हारे कुछ फीलिंग्स मैच होती हैं, कुछ नहीं होती। तुम्हें मतलब अपने बारे में भी समझ आता है, दुनिया कैसे चलती है वो भी समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे ना, अभी फर्स्ट ईयर में जो आएगा वो तो फन करेगा, मस्ती करेगा, लेकिन धीरे 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 अकल आ जाती है। सेकेंड ईयर तक सेकेंड ईयर तक तो हाँ, मुझे अच्छी सेकेंड खासी आ सेकेंड जाएगी। तक अकल आ ही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसी, डॉक्टर मानसी, अरे सर, कैडेवर डाइसेक्शन रूम का सबसे यादगार या शॉकिंग मोमेंट। वैसे सब लोगों को एक बार कैडेवर डाइसेक्शन के बारे में भी बता दो। जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट होता है एनाटमी, उसमें एक डाइसेक्शन हॉल होता है जहाँ पर एक केडेवर होता है। केडेवर इज बेसिकली द डेड बॉडी। तो उस पे आप डाइसेक्शन करते हो, मतलब आपको स्कैल्पल वगैरह दिया जाता है, पूरी डाइसेक्शन किट होती है, कट करते हो, बेसिकली आप लेयर्स अलग करते हो। तो देन बहुत सारे बच्चे जो अभी एडमिशन लेंगे एमबीबीएस में, स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, उनका ये भी क्वेश्चन होगा कि हर एक बच्चे को एक डेड बॉडी मिलती है, ऐसा नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं है। नहीं 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 हाँ, इतनी, मतलब डिपेंड्स अपॉन कॉलेज की कितने लोगों को कितनी जनरली बॉडीज एक टेबल पे 8 to 10 8 स्टूडेंट्स टू रहते 10 हैं। जैसे हमारे कॉलेज में एक टेबल पे 8 to 10 स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके। तो अब जो बॉडी है उनका डाइसेक्शन होता है, और ऑर्गन्स को निकाला जाता है, और फिर उनसे स्टडी होती है उनके। हम एक एक ऑर्गन को पढ़ते हैं, हेड एंड नेक टू टो, हर एक चीज़ को पढ़ते हैं। तो अब कैडेवर डाइसेक्शन का वो मोमेंट जो सबसे यादगार हो, हंसी मजाक का, सीरियसनेस, या कभी डांट खाई हो। मेरे को डर लगा था जब मैंने फेस देखा था, अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगा था उस टाइम, क्योंकि कैडेवर का पहली फेस बार जब जब मैंने फेस देखा था। पहली बार देखा था, तो वो थोड़ा अजीब लगा था। ऐसे मुन्ना बाकी भाई एमबीबीएस जो मूवी है, उसकी तरह कोई रियलिटी में ऐसे कैडेवर देख के बेहोश भी होता है? हाँ, हो जाते हैं बच्चे, लेकिन अच्छा, हमारे ये बच्चे सीरियस भी है? हो जाता है, मतलब जिसको कभी कभी देख के हो जाता है। मतलब हमारे बैच में से तो किसी को नहीं हुआ उस टाइम, अच्छा, लेकिन वैसे है एक दो वैसे बच्चे हाँ, हैं मतलब कुछ कुछ को देख के फेंट हो जाते फेंट हैं हो या जाते थोड़ा हैं। वो बीपी थोड़ी अप डाउन। इल फीलिंग आती है जब मेरे को भी, जैसे मैंने फेस देखा तब थोड़ा अजीब लगा। फिर मैं उसके पास 2-3 दिन तक नहीं गई थी। अच्छा, फिर मैं उसके बाद गया कि नहीं, पढ़ना तो और पड़ेगा यहाँ ही। तो है ही, अब स्टार्ट कर दी है जर्नी तो तो कंप्लीट तो कंप्लीट करनी है करना ही एनी हाउ। पड़ेगा। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज कैंटीन का फेवरेट ऑर्डर क्या है? कोई कॉलेज कैंटीन, वैसे मेस, एक मेस के बारे में भी बात करेंगे। कोई कोई बच्चे बताते हैं मेस इज अ मेश, मेस इज एक्चुअली अ मेस। तो और साथ साथ कॉलेज कैंटीन थोड़ी अलग होती है, तो उसका कुछ। कैंटीन में तो मैं गुलाब जामुन खाती हूँ, मुझे वही पसंद है। अच्छा, हाँ, और बाकी खाना भी अच्छा है वहाँ का, सही बन जाता है, अच्छा बनता है। और मेस का भी खाना अच्छा रहता है। अच्छा, मेस का खाना अच्छा मेस है। का खाना मतलब कभी कभी वो खाने लायक अच्छा, नहीं होता। कभी कभी मेस इज अ मेस, वैसे जनरली अच्छा खाना है। अब घर जैसा तो नहीं मिलेगा घर जैसा तो कहाँ, कहीं, माँ के हाथों का टेस्ट तो कहीं नहीं मिल सकता। वही सूखी रोटी होती है वो खानी पड़ती है। दाल में दाल कम है, पानी ज्यादा है, ऐसा भी? 3 लेयर दाल, मतलब दाल देन वाटर देन ऑयल। अच्छा, वो सब भी होता है कभी एक कभी। बच्चे ने मुझे बताया था, एमबीबीएस का है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने बताया था कि सर आज मेस में, बच्ची थी एक, तो कि आज मेस में जीरा राइस मिले थे और जीरा अचानक से चलने लग गया था। हाँ, तो ये फिर मीम भी है बहुत फेमस, और एक बच्चे ने बताया भी था मुझे कि सर रियलिटी में होता है हमारे साथ। ये हो जाता है कभी कभी, अच्छा, बट फिर हम कर देते हैं, एडजस्ट कर adjust जाते हैं, कर लेते हैं। चलता हुआ जीरा निकाल के। कभी कभी करना पड़ता है जब ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है एमबीबीएस स्टूडेंट्स को नेटफ्लिक्स और चिल टाइम मिलता है, या सिर्फ बुक्स के साथ ही लाइफ चलती है? मतलब बेसिकली ऐसा माना जाता है आउटर वर्ल्ड में कि कॉलेज के बाहर की दुनिया में पेरेंट्स या सब कुछ ये सोचते हैं कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर बेसिकली किताबी कीड़ा, उन्हें नेटफ्लिक्स जैसी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता। इसकी क्या रियलिटी है? गलत बोला है ये। ऐसा गलत बोला है? मतलब कुछ हैं बच्चे जो बिल्कुल ही किताबी कीड़ा है, अच्छा, कि बिल्कुल ही पढ़ते रहते और कुछ नहीं करते। दे आर नॉट इवन ऑन इंस्टाग्राम। अब तो मुझे बहुत लत लग गई, बट स्टिल। अच्छा, लेकिन हाँ, ये मतलब एमबीबीएस का भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करता, सोशल मीडिया से दूर है? है, बहुत बड़ी बात है ये तो। बड़ी बात है। एंड दे आर एक्चुअली वेरी सीरियस स्टूडेंट्स एंड दे आर आल्सो डूइंग गुड। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर, बहुत बढ़िया। अच्छे हैं भी ऐसे, बट मिल जाता है हमें टाइम, हम बहुत कुछ भी करते हैं। बस मतलब बेसिकली हम लेक्चर्स नहीं सुनते हैं क्लास में, जब बहुत नींद आती है
हम पीछे टैब खोल के नेटफ्लिक्स ही चला रहे होते हैं क्लास में? क्लास में ही चला रहे होते हैं, अच्छा, ईयरफोन लगा के ईयरफोन्स मुंह में? लगा के बाल आगे कर लिए, कहाँ दिख रहा है ओह माय गॉड। जब सामने वो प्रोफेसर पढ़ा रहे नहीं समझ आ रहा तो उस टाइम क्या करें ठीक है, टाइम यूज कर लेते टाइम हम। उस टाइम हमने देख लिया, फिर घर जाके तो पढ़ना ही पड़ता है। तो वो है, काफ़ी बच्चे जिम वगैरह भी जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं। मैं जैसे सिंगिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, मैं वीडियोस वगैरह डाल देती हूँ, हाँ, उसका भी शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और माई सोल सिंग्स इंस्टाग्राम चैनल का नाम है, जहाँ पे ये गाने अपलोड करती है, और बहुत बेहतरीन सिंगर है मानसी। थैंक यू तो सर। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डे स्कॉलर्स होते हैं, जो हॉस्टल लाइफ में नहीं रहते। तो उनमें और आप में जनरली क्या डिफरेंस फील होता है? कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते होंगे, आप लोगों को फील होता होगा कि हम भी रेगुलर अप डाउन करते तो शायद बेटर था। क्या वो बच्चे भी कभी ना कभी सोचते होंगे कि हम हॉस्टल लाइफ एंजॉय करते तो बेटर था? हॉस्टल लाइफ का एक अपना फन है, मुझे ऐसा लगता है। तो मे बी उनको लगता होगा ऐसा, बट अगर आप डे स्कॉलर है तो वो भी अच्छा है कि आपको घर घर का रहना, खाना और घर का रहना पीना वो सब सब आराम है, वो से मिलता कंफर्ट है। मिल रहा है आपको घर वाला, जो आपको हॉस्टल में मे बी नहीं मिल पाता। बट हॉस्टल में जब आपके फ्रेंड्स और आपके नोन साथ में होते हैं तब वो तो बेसिकली प्रोज बैलेंस हो एंड जाता कॉन्स हैं एक तरह हाँ, से। सब ओके, रहता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मानसी के साथ, फ्यूचर एंड करियर गोल्स। फ्यूचर में आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन या मेडिकल फील्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और साथ साथ इंडिया या फिर अब्रॉड? तो बहुत बच्चे एमबीबीएस के स्टार्टिंग से ही सीरियस होते हैं, एमबीबीएस के बाद क्या करेंगे? तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आई प्रेफर इंडिया ओनली। हाँ, आई नो यू। और स्पेशलाइजेशन एज सच मैंने तो नहीं सोचा, बट अब जैसे हमारी क्लिनिक्स लगती हैं तो अलग अलग जगह हमें एक्सपोजर मिलता है। जैसे गायनोकोलॉजी में मिला, पीडियाट्रिक्स में काफ़ी मिला, मेडिसिन में भी हमें अलग अलग केसेस मिलते हैं, सर्जरी में भी हम ओटी में चले जाते हैं कभी कभी देखने। तो अभी तो मिक्स सिनारियो है, बट जैसे जैसे फाइनल ईयर तक आते आते जब सब में पोस्टिंग्स लगेंगी तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस में जाना ज़्यादा सही है। मतलब बाकी अभी तक टिल थर्ड ईयर स्टार्टिंग अभी तक डिसाइडेड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अभी आगे इंटरेस्ट के हिसाब से बेसिकली। इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से या पैसे के हिसाब से, या दोनों के हिसाब से? दोनों हाँ, के हिसाब ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके हिसाब से गुड डॉक्टर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? से। गुड डॉक्टर मस्ट बी अ गुड लिसनर, हाँ, ये शार्प बात होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स अपनी बात शायद कहीं ना कहीं अच्छे से, उन्हें ये ना लगे कि टाइम नहीं दे रहा। आई नहीं, थिंक सो कि पेशेंट्स की बातें सारी सुनने। हाँ, और तो एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए कि आप सामने वाले को समझ सकते हैं, बिकॉज जो पेशेंट आपके सामने आता है वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो एग्जैक्टली। आपकी कोई ऐसी रिएक्शन या आपका बिहेवियर ऐसा ना हो कि वो और डिप्रेस हो जाए, उसको वो और परेशान होके चला जाए। तो आई थिंक डॉक्टर मस्ट बी अ पीस शुड बी पीसफुल इन हिमसेल्फ ऑल्सो। तो खुद भी सेटल्ड होना चाहिए दिमाग से, ताकि वो सामने वाले को सुने, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एंड ऑल्सो ये सब तो सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए ये सब। एंड नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो नॉलेज तो होनी ही चाहिए। नॉलेज तो मस्ट है ही, उसके साथ साथ और स्किल्स। डॉक्टर्स जो होते हैं, आई थिंक धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशंस के साथ कभी कभी, क्योंकि मैंने देखा कोई कोई पेशेंट तो होते हैं थोड़े इरिटेटिंग भी आते हैं, ऑब्वियसली हर जगह ही होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर शुड बी अ गुड लिसनर, एग्जैक्टली। सॉफ्ट हार्टेड मैन, बेसिकली मैन और वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मानसी, अगर आपको एक दिन के लिए डीन बनने का चांस मिले तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपने हॉस्टल टाइमिंग्स बढ़ा दूंगी। अच्छा, अभी हॉस्टल टाइमिंग्स क्या है? 9:30। अच्छा, 9:30 लास्ट? हाँ, 9:30 PM लास्ट? 10:30 तक करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लाइब्रेरी भी जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ने, तो फिर उनके लिए भी बेटर रहता है। अच्छा, ओके। तो लाइब्रेरी से आने का भी लास्ट टाइम बेसिकली 9:30 है? 9:30। और मैं चाहूँगी कि हमारे क्लिनिक्स मोर थोड़े एंगेजिंग हो, और जो भी क्लिनिकल नॉलेज क्लिनिकल ज़्यादा मिले नॉलेज इस पे वजह ज़्यादा से? फोकस करें रादर देन वो रोट लेक्चर्स। लर्निंग टाइप? एग्जैक्टली। और लेक्चर्स थोड़े से इंटरैक्टिव और थोड़े से स्टिमुलेटिव टाइप की, जो आप स्टिमुलेशंस दिखाओ उससे थोड़ा अच्छा लगता है। वही बोरिंग लेक्चर्स, वही बोरिंग स्लाइड्स बस। लगा अच्छा, के, स्लाइड तो एंड फिर टाइप ऑफ एक तरह का थियोरेटिकल पार्ट। थियोरेटिकल पार्ट वो मुझे ओके, नहीं पसंद, तो उसको थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर पाऊँ तो वो करूँगी। बहुत अच्छा। आप अगर ये करते हो तो आप बहुत सारे बच्चों का भी भला करते हो। ओके, तो नेक्स्ट
इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आप एक मोटिवेशनल मैसेज क्या देना चाहोगे, स्पेशली वो सब बच्चे जो अब एमबीबीएस में एंटर कर रहे हैं और शायद फर्स्ट ईयर वाले भी, क्योंकि उनके लिए तो आप सीनियर ही हो। तो मैं अपने जूनियर्स को ये बोलना चाहूँगी कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अभी तक किया, जो करना था कर लिया, अब खुद पे फोकस करने का टाइम है। खुद पर ध्यान दो। देखो जो साथ वाला कर रहा है तुम्हें उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पेस है, क्या कर रहे हैं लोग, उतना पता होना चाहिए। बट ये नहीं कि तुम हर एक पॉइंट पे हर कंपेयर चीज़ पे करते रहो कंपेयर करो। कि देखो तुम अलग बैकग्राउंड से आ रहे हो, कोई दूसरा बच्चा दूसरे बैकग्राउंड से आ रहा है, तो Exactly. सबकी स्टोरी डिफरेंट है, सबका सब कुछ डिफरेंट है, तो तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है कोई अकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जस्ट फाइंड योरसेल्फ कि तुम किस चीज़ में बेस्ट हो। और मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए, बिकॉज हमेशा मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। और डोंट गो फॉर परफेक्शनिज्म। परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं हाँ, होती। परफेक्शनिज्म मिथ। एग्जैक्टली तो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, सब में फ्लॉज होते हैं। खुद के भी फ्लॉज एक्सेप्ट करो, दूसरों के भी फ्लॉज एक्सेप्ट करो। बस अपने आप में इम्प्रूवमेंट और देखना है हाँ एग्जैक्टली खुद को और बस मौज इम्प्रूव मस्ती भी करनी है मौज बेसिकली। मस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बिकॉज ज़रूरी तुम पूरे टाइम ही स्टूडियस बने रहोगे तो तुम ड्रेन हो जाओगे एट द एंड। तो हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलो। पढ़ाई को भी बैलेंस करो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर को भी बैलेंस करो, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, जो तुम्हें चीज़ इरिटेट कर रही है ना उसको अपनी लाइफ से निकाल दो, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो। ठीक है, मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग ठीक रहेगा ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। है। ये बहुत ज़रूरी आजकल मेंटल हेल्थ बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मोटिवेशन के मैसेज के साथ साथ मैं ये और जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग जानना चाहते हैं, दोस्ती भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, कुछ यादें ये सब, और तो फन बहुत इम्पोर्टेंट है एमबीबीएस लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में। देखो कोई भी इंसान परमानेंट नहीं रहता तुम्हारी लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारा फर्स्ट ईयर का फ्रेंड में नॉट बी अ लास्ट ईयर फ्रेंड। तो उस जो भी मेमोरीज है ना उनको चेरिश करो, उनको एंजॉय करो। अब देखो और बहुत ज़्यादा अटैच भी मत हो, हाँ, ज़्यादा कोई अटैचमेंट, प्रॉब्लम आए। एग्जैक्टली अटैचमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा हाँ, होते हैं। ये तो हर फील्ड में आते हैं, एमबीबीएस बीटेक एंड ऑल, हर जगह ही। तो खुद को क्यों करना है दूसरों से हम्म, अटैच? इतना खुद पर ध्यान दो, ज़्यादा खुद को जितना ग्रो कर सकते हो ना उतनी कोशिश करो। दूसरों से कोई रिलेशन रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। जब तुम बेटर होगे ना तुम्हें सामने वाला भी बेटर इंसान ही मिलेगा। तो जितना खुद को इम्प्रूव कर सकते हो उतना खुद को इम्प्रूव करो, जितना खुद पर काम कर सकते हो उतना खुद पर काम ज़रूर करो। अभी तक की जो जर्नी है मानसी, डॉक्टर मानसी, वो बहुत बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो और इन दी एंड हम एक फन राउंड की तरफ चलते हैं, दैट इज रैपिड फायर। मच। ओके, छोटे क्वेश्चंस जिनका इंटरेस्टिंग आंसर हो सकता है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। टी और कॉफ़ी? चॉकलेट्स। ओके। मैं हाँ, चॉकलेट्स पे बहुत रहती हूँ, मतलब अच्छा, एग्जाम में मैं पूरी सिल्क खा जाती हूँ एक रात पहले। बहुत बढ़िया। डे स्टडी या नाइट स्टडी? डे स्टडी। अच्छा, बहुत बच्चे नाइट स्टडी वाले भी होते हाँ हैं, बट बहुत यू होते हैं। प्रेफर डे मैं प्रेफर स्टडी। करती हूँ सुबह उठ के। फेवरेट बुक और मूवी? आई डोंट वॉच मूवीज। बुक्स के नाम पे मैंने एमबीबीएस की किताबें ही पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा। तो मतलब बच्चे या सारे लोग ये माने कि आप भी कहीं ना कहीं किताबी कीड़ा हो? नहीं, मैं सिंगिंग करती अच्छा, हूँ। एन्जॉयमेंट किया है, एंजॉयमेंट बट मूवीज़ देखना मूवीज पसंद नहीं है इतना देखना और पसंद नहीं बुक्स है। भी कुछ खास रीड करना पसंद नहीं है, एन्जॉयमेंट के तरीके अलग। मैं ट्रैवलिंग करना, नई जगह एक्सप्लोर करना, नए कैफ़ेज़ ट्राई करती हूँ, या सिंगिंग कर लेती हूँ। मैं म्यूज़िक खुद मतलब गाती हूँ, कवर्स गाती रहती हूँ, तो वो सब चलता रहता है मेरा। तो इस वीडियो में शायद बहुत सारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो आपके ही कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा होगा और कमेंट सेक्शन में आपसे पूछेगा क्या है दीदी कॉलेज का हाल। ओके, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। माई सोल सिंग्स पे या मानसी रहना? किसी में भी। अगर डॉक्टर ना बनते तो क्या बनते? डॉक्टर ना बनती तो मैं म्यूज़िक में पीएचडी करती और डॉक्टर नाम के आगे लगा ही लेती। मतलब नाम के आगे डॉक्टर लगाना तो जिद हो गई थी। हाँ। अच्छा, बहुत बेहतरीन। एमबीबीएस लाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। हाँ, एमबीबीएस एक रोलर कोस्टर राइड तो है ही। तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा भी आएगा, रोना भी आएगा, सब कुछ होगा। तो एज अ मिनी वर्ल्ड की तरह इसको ट्रीट करो जो तुम्हारे 5.5 years है। जब तुम यहाँ अडाप्ट कर लोगे ना तुम वर्ल्ड में भी अडाप्ट कर लोगे, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो एमबीबीएस लाइफ इज़ लर्निंग, इज़ फन, इज़ एवरीथिंग एंड आई लव दिस लाइफ। तो आई होप जो भी बच्चे एमबीबीएस की तरफ देख रहे हैं, जा रहे हैं, वो इस वीडियो से इंस्पायर हुए होंगे, इस पॉडकास्ट से इंस्पायर हुए होंगे
और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उनके पेरेंट्स जिनके बच्चे एक अच्छे प्रोफेशन में जा रहे हैं, दैट इज़ डॉक्टर, तो उन्हें भी कुछ अच्छी बातें, कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। थैंक यू सो मच मेरी बच्ची डॉक्टर मानसी फॉर थैंक यू सो कमिंग मच सर। हियर, अपना एक एमबीबीएस लाइफ से हट के थोड़ा टाइम निकालने के लिए। और हम ज़रूर मिलेंगे दोबारा आफ्टर योर 4th ईयर, फाइनल ईयर में हम ज़रूर दोबारा मिलेंगे, सो दैट और बच्चों को और अच्छी अच्छी चीज़ें पता लग सके कॉलेज लाइफ के बारे में, इंस्पिरेशन मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने। सीट्स तो खैर लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी जितने बच्चे compete करें एक अच्छे प्रोफेशन के लिए उतना बेहतर है। थैंक यू डॉक्टर मानसी, थैंक यू मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।